हेलो स्टूडेंट्स, टर्निंग पॉइंट टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट को कंटिन्यू किया था और हमारा एक सॉइल का जो पहला चैप्टर है या यूं कहें एक सॉइल का जो बेसिक है वो हमने कवर कर लिया है। तो आज नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे। चैप्टर का नाम है कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल। कॉम्पैक्शन क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, किस तरह से लैब में किया जाता है और किस तरीके से फील्ड में किया जाता है, ये सारी चीज़ें आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। होपफुली आप लोग लेक्चर्स कंटिन्यूसली देख रहे हैं और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए आज इसी के साथ हमारे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि कॉम्पैक्शन वास्तव में होता क्या है। कॉम्पैक्शन एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है जिसमें हम सॉइल को फोर्सफुली दबाकर या फिर उसके ऊपर प्रेशर डाल के फोर्सफुली एक्सटर्नल लोड लगा के उसके यूनिट वेट ऑफ सॉइल को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और सॉइल की प्रोफाइल में मौजूद एयर वॉइड सेल्स को डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं। या सीधे शब्दों में कहें, हम उसकी सॉइल की प्रोफाइल की डेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए कॉम्पैक्शन करते हैं ताकि अपने निर्धारित स्थान पर लगने के बाद उसमें कम से कम वॉल्यूम चेंज हो। कॉम्पैक्शन करने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि सॉइल की शियर स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, क्योंकि सॉइल अपनी मैक्सिमम डेंसेस्ट स्टेट में आ जाती है और इससे सॉइल के पार्टिकल्स अपनी जगह से मूव नहीं कर पाते और सॉइल की स्टेबिलिटी बनी रहती है, या सीधे शब्दों में बेरिंग कैपेसिटी आपकी सॉइल की बनी रहती है। दूसरा इसका फायदा, कॉम्पैक्शन करने से आपकी सॉइल की कंप्रेसिबिलिटी और परमेबिलिटी भी रिड्यूस होती है। कंप्रेसिबिलिटी यानी दबने की क्षमता एक्सटर्नल लोड के अगेंस्ट। जब सारे पार्टिकल्स अपनी डेंसेस्ट स्टेट में आ जाएंगे तो दिखती सी बात है कंप्रेशन नहीं होगा। और परमेबिलिटी आप लोगों के लिए नया शब्द है, अभी के लिए सिर्फ इतना याद रख सकते हैं, सॉइल के मीडियम से पानी के फ्लो होने की दर को परमेबिलिटी कहते हैं। सिर्फ पानी के फ्लो होने की एबिलिटी को पोरोसिटी कहा जाता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, पानी के फ्लो होने की दर को परमेबिलिटी कहते हैं। या यूं कह सकते हैं किसी पर्टिकुलर सॉइल प्रोफाइल में पानी कितनी वेलोसिटी से फ्लो कर सकता है उसे सॉइल की परमेबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट, इट इज अचीव्ड बाय अप्लाइंग स्टैटिक और डायनामिक लोड टू द सॉइल। कॉम्पैक्शन सॉइल का स्टैटिक या फिर डायनामिक लोड लगा के भी किया जा सकता है। और क्वांटिटेटिवली हम बोलें तो कॉम्पैक्शन सॉइल के यूनिट वेट या ड्राई यूनिट वेट को बढ़ाने के लिए और उसमें मौजूद वॉइड्स को कम करने के लिए किया जाता है। कॉम्पैक्शन से मिलती जुलती एक टर्म है जिसे कंसोलिडेशन भी कहते हैं, लेकिन कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन में काफ़ी फर्क होता है और इन दोनों के कंपैरिजन कई बार एग्जाम में इनसे रिलेटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है और ऑब्जेक्टिव में भी इनसे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज पूछ ली जाती है। तो थोड़ा सा फर्क समझने की कोशिश करते हैं कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन में। कॉम्पैक्शन में नंबर 1 बात करूं तो यह एक इंस्टेंटेनियस फिनोमेना है, यानी कि इसमें इंस्टेंटली या लोड लगाते ही आपकी सॉइल की डेंसिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि वॉइड्स के अंदर प्रेजेंट एयर हाथों हाथ निकल जाएगी। लेकिन कंसोलिडेशन के अंदर इसका उल्टा होता है, ये टाइम डिपेंडेंट फिनोमिनन होता है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कंसोलिडेशन सिर्फ और सिर्फ क्ले के पार्टिकल्स में होता है। क्ले पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकुलर बॉन्ड होता है और वो इलेक्ट्रिकली स्टेबल भी नहीं होते, इसलिए उसमें जल्दी से आसानी एंटर नहीं करता। और अगर किसी रूप में पानी क्ले के अंदर एंटर कर चुका है तो वो आसानी से निकलता नहीं है।
तो उस सॉइल के वॉइड्स में से पानी को निकालना एक बहुत ही दिमाग प्रोसेस है, इसीलिए ये एक टाइम डिपेंडेंट फिनोमिनन है। और कॉम्पैक्शन के केस में सॉइल पार्शियली सैचुरेटेड होती है, या यूं कह सकते हैं सॉइल के वॉइड्स में कुछ मात्रा में पानी होता है जो कि कॉम्पैक्शन में सहायक होता है, लेकिन कंसोलिडेशन के केस में सॉइल कंप्लीटली सैचुरेटेड होती है, या यूं कहें कॉम्पैक्शन में एयर वॉइड्स में से एयर निकलती है और कंसोलिडेशन में सिर्फ वाटर एक्सपेल होता है, वॉइड्स में से एयर नहीं निकलती। नेक्स्ट पॉइंट, डेंसिफिकेशन ड्यू टू रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स एट गिवन वाटर कंटेंट। और कॉम्पैक्शन करने से सॉइल की प्रोफाइल डेंस हो जाती है और वॉल्यूम के अंदर इनिशियली रिडक्शन होता है और वो अपनी डेंसेस्ट स्टेट में पहुंच जाता है। और ऐसा होना वॉल्यूम में से एयर वॉइड्स के निकलने के कारण होता है, लेकिन कंसोलिडेशन में वॉल्यूम में रिडक्शन पोर वाटर वॉइड्स के कारण होता है। पोर वाटर जो कि पानी के वॉइड्स में, मिट्टी के वॉइड्स में भरा हुआ पानी है, उसे पोर वाटर बोलते हैं। उसके बाहर निकलने से जो प्रोसेस होता है उसे हम कंसोलिडेशन करते हैं। कॉम्पैक्शन करने के लिए स्पेसिफाइड कॉम्पैक्शन टेक्निक आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये क्विक प्रोसेस है, इसको आप जल्दी से आसानी से कर सकते हैं। लेकिन कंसोलिडेशन में टाइम लगता है, इसलिए इसके ऊपर स्टैटिक लोड लगा के कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है। अब ये टाइम कुछ घंटों से लेकर, दिन से लेकर, हफ्तों से लेकर महीनों तक हो सकता है। ये डिपेंड करता है क्ले किस नेचर की है, कितना उसमें पानी है और कितना वो लोड को बियर कर सकती है, ताकि और कब उसका बॉन्ड टूट सकता है ताकि अंदर वॉइड्स में भरा हुआ पानी बाहर निकाला जा सके। तो सीधे शब्दों में आपको ये याद रखना है, कॉम्पैक्शन सैंड के लिए होता है, कंसोलिडेशन क्ले के लिए होता है। कॉम्पैक्शन में एयर वॉइड्स में से सॉइल के वॉइड्स में से एयर निकलती है, कंसोलिडेशन में वॉइड्स में से पानी निकलता है। कॉम्पैक्शन में एक क्विक प्रोसेस है, ये धीमा प्रोसेस है, ये जल्दी होता है, उसमें टाइम लग जाता है। अब बात आती है कि कॉम्पैक्शन जरूरी क्यों है। कॉम्पैक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे हमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ मिलती है, मिनिमम वॉइड रेशियो मिलता है। इससे सॉइल के एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती, कंस्ट्रक्शन के टाइम आप डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। लार्ज एयर वॉइड लेफ्ट में लेड टू कॉम्पैक्शन अंडर वर्किंग लोड कॉजिंग सेटलमेंट। अगर कॉम्पैक्शन नहीं किया जाए तो सॉइल के अंदर लार्ज एयर वॉइड्स रह जाएंगे और स्ट्रक्चर बनाते टाइम सॉइल की शियर स्ट्रेंथ को अफेक्ट करेंगे, और हो सकता है किसी ना किसी सोर्सेस पानी का सोर्स आने से उन वॉइड से पानी भर जाए और आपके स्ट्रक्चर को काफी नुकसान हो। इसलिए कॉम्पैक्शन की बेहद जरूरी होती है। इंक्रीज इन वाटर कंटेंट इज ऑल्सो accompanied by swelling and loss of shear strength with time। देखिए, एक एक्सपेंसिव सॉइल की हमने बात की थी, मैंने बताया था वो वॉल्यूम को इंक्रीज करती है जब वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है। तो दिखती सी बात है, ऐसी सॉइल अगर हमारे स्ट्रक्चर के नीचे मौजूद हो और उसमें किसी ना किसी कारण से पानी आ जाए तो वो स्वेल करेगी, उससे हमारे स्ट्रक्चर को एक अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। ऐसी स्थिति में हम सॉइल को अगर कॉम्पैक्ट रखेंगे तो पानी आसानी से सॉइल की प्रोफाइल में एंटर नहीं कर पाएगा और आपके स्ट्रक्चर को नुकसान होने के चांसेस काफी कम हैं। तो इसी तरह से सॉइल की कॉम्पैक्शन के कुछ फायदे, सेटलमेंट रिड्यूस हो जाता है, सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पेमेंट, सड़क की लोड बेरिंग कैपेसिटी इंप्रूव हो जाती है, और जो अनडिजायरेबल वॉल्यूम चेंज है, जो अनियंत्रित वॉल्यूम में चेंज होता है, चाहे वो फ्रॉस्ट एक्शन के कारण हो चाहे स्वेलिंग श्रिंकेज के कारण हो, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कॉम्पैक्शन के कुछ फायदे हैं। अब एक नोट, जो आपका कॉम्पैक्शन है वो कोहेजनलेस सॉइल पर लोड और वाइब्रेशन के द्वारा किया जा सकता है। अब वो लोड स्टैटिक और डायनामिक दोनों हो सकते हैं, लेकिन कोहेजिव सॉइल या क्ले के अंदर कॉम्पैक्शन स्टैटिक लोड पर धीरे धीरे किया जाता है। मैंने पहले भी बताया था, इस चीज को लिख के आपको बताया है। अब
कॉम्पैक्शन किया कैसे जाता है, तो पहले हम एक लैब मेथड पढ़ेंगे, फिर फील्ड मेथड को पढ़ेंगे। तो लैब मेथड में सबसे जो इम्पोर्टेंट आप टेस्ट कह सकते हैं वो है स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट। स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट एक प्रकार का लेबोरेटरी टेस्ट है और इससे हम लैब के अंदर सॉइल के कॉम्पैक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमें दो क्वांटिटीज की जरूरत होती है, एक वाटर कंटेंट की और ड्राई डेंसिटी की, और उन्हीं को कैलकुलेट करने के लिए एक इंटर रिलेशनशिप हमने आपको दे रखा है। आपकी पहले भी हमने इंटर रिलेशनशिप को पढ़ा हुआ है। ये गामा डी इक्वल्स टू गामा अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। यहाँ पे गामा बल्क यूनिट वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, डब्ल्यू वाटर कंटेंट को, गामा डी ड्राई यूनिट वेट को। इस रिलेशन का इस्तेमाल करके हम वाटर कंटेंट और ड्राई यूनिट वेट को निकाल सकते हैं। अब आता है कि इसको करते कैसे हैं। तो देखिए, इसको करने के लिए आपकी स्क्रीन पे कुछ एक इमेज दिख रही होगी। ये प्रॉक्टर टेस्ट का एपरेटस होता है। बेसिकली एक मेटल का एक सिलेंडर होता है, या यूं कह सकते हैं मेटल का एक बेलन होता है, जिसके दो हिस्से होते हैं। ऊपरी हिस्सा कॉलर कहलाता है और निचली हिस्सा मोल्ड कहलाता है, जिसके अंदर सॉइल के प्रोफाइल सॉइल भरी जाती है। तो इस टेस्ट को करने के लिए सबसे पहले हम 3 किलो एयर ड्राइड मिट्टी लेते हैं और उसमें उसके वजन का शुरुआत में 7% पानी लेके इसको अच्छे से मिक्स करके 3 लेयर्स में इस मोल्ड के अंदर फिल करते हैं। फिल करने के बाद प्रत्येक लेयर को, ये जो आपको हैमर दिख रहा है, इसका वजन 2.45 kg होता है, इससे इसको कॉम्पैक्ट करते हैं। कॉम्पैक्ट होने के बाद ऊपर वाली कॉलर को हटा देते हैं। फिर इस मोल्ड का वेट लिया जाता है और सॉइल को फिल करने से पहले भी खाली मोल्ड का भी वेट लिया जाता है। उन दोनों वेट को माइनस करने पे आपके पास मिट्टी का वजन आ जाता है और नेक्स्ट सेट में वाटर कंटेंट को 1 या 2% बढ़ाते हैं। उसके बाद फिर से टेस्ट करते हैं। अगली बार जब रीडिंग ली जाएगी तो वापस से आपका वेट आएगा और वो वेट बढ़ा हुआ आएगा, और ये टेस्ट तब तक करते रहते हैं जब तक आपका वेट अचानक से कम होना शुरू ना हो जाए। तो एक बार इसकी टेक्निकल टर्म्स को थोड़ा समझ लेते हैं। स्पेसिफिकेशंस क्या है प्रॉक्टर टेस्ट की। जो आपको मैंने हथौड़ा दिखाया, हैमर दिखाया, वेट ऑफ प्रॉक्टर हैमर, इसका वेट 2.495 kg होता है, स्टैंडर्ड है, आप लोगों को याद रखना है। हाइट ऑफ फॉल ऑफ हैमर, हैमर को बनाया इस तरीके से गया है कि उसके अंदर पर ब्लो की हाइट 12 इंच 304.8 mm रहे, और वॉल्यूम ऑफ प्रॉक्टर मोल्ड 944 सेंटीमीटर क्यूब, या आप इसको 1 लीटर का भी कह सकते हैं। और शुरुआत में मैंने जैसा बताया, ड्राइड सॉइल सैंपल में, यानी हम जनरली 3 किलो मिट्टी लेते हैं, सूखी मिट्टी, उसमें 7% पानी मिलाकर अच्छी तरह से पानी के अंदर मिक्स करके प्रॉक्टर के अंदर भर लेते हैं और उसको प्रॉपरली 3 लेयर्स में भर के 25 बार हर लेयर को ब्लो करके हम टेस्ट परफॉर्म 25 ब्लो हर लेयर में लगाने के बाद हम इसका वेट लेते हैं और हर सेट के ऊपर हम वाटर कंटेंट को भी इंडिविजुअली कैलकुलेट करते हैं। इससे आपके पास 7% इनिशियल वाटर कंटेंट के अंदर कुछ लॉस होगा, उसका पर्टिकुलर वाटर कंटेंट भी आ जाएगा और उसका वेट लेंगे। मान लीजिए सैंपल के तौर पर इनिशियल आपका वेट आया 5 किलो 100 ग्राम। नेक्स्ट हमने क्या किया, सारे सैंपल को वापस से ट्रे के अंदर निकाल लेंगे और 7% पानी पहले से मौजूद था, उसमें 2% पानी और इंक्रीज करेंगे। सेम प्रोसीजर को रिपीट करेंगे और मान लीजिए नेक्स्ट सेट में आपकी रीडिंग आई 5 किलो 200 ग्राम। ऐसे करते करते 2-3 सेट आपके आते रहेंगे और ये टेस्ट तब तक परफॉर्म करना है जब तक कि आपकी रीडिंग अचानक से घटना शुरू नहीं हो जाए, यानी वेट पहले बढ़ता बढ़ता अचानक से बैक मार जाए या कम होने लग जाए, वहां पे इस टेस्ट को कम कर देना है या कंप्लीट कर देना है। उसके बाद हर सेट के लिए आपको वाटर कंटेंट और जो ड्राई डेंसिटी हमने दे रखी थी गामा अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू, उसे निकाल लेंगे। गामा निकालने का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। तो वेट 1 लीटर के जितना भी हम ले रहे हैं उसके अंदर जितना वेट आएगा इनिशियल हर सेट पे वो कैलकुलेट हो ही जाएगा, और वॉल्यूम 944 सेंटीमीटर क्यूब है ही, तो उससे आपका गामा डी निकल जाएगा
और गामा डी निकलने के बाद हर सेट पे वाटर कंटेंट भी आपको मिल रहा है। तो हर रीडिंग के जब ग्राफ प्लॉट करेंगे वाटर कंटेंट और ड्राई डेंसिटी के बीच में, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। और देखने की बात यह है कि जहां पर ये ग्राफ एक नंबर से जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इस पॉइंट से ग्राफ अचानक से घटना शुरू हो जाएगा। ये यूं कहें, ये एक नंबर आपका मैक्सिमम पॉइंट है। तो एक नंबर पॉइंट को जब वर्टिकली एक्सटेंड करेंगे और जिस पानी के या वाटर कंटेंट पे जाके वो मिलेगा, वो आपका मैक्सिमम वाटर कंटेंट कहलाएगा। ठीक है, या इसको हम ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट भी कह सकते हैं। सॉरी, मैक्सिमम नहीं कहेंगे, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट भी कह सकते हैं, जिसपे आपको कॉम्पेक्शन मैक्सिमम मिला। और उसी वाटर कंटेंट पे जब हम हॉरिजॉन्टली इंक्रीज करते हैं, तो जिस पॉइंट पे वो स्ट्राइक करती है वो डेंसिटी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी कहलाती है। तो इससे हमें दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिली। वाटर कंटेंट जिस पे मैक्सिमम कॉम्पेक्शन हुआ वो कहलाएगा ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे जो ड्राई डेंसिटी मिलेगी सॉइल की वो कहलाएगी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। ठीक है। OMC वह वाटर कंटेंट होता है जिस पर गामा डी मैक्सिमम मिलती है, और इसको मैंने इंग्लिश में भी लिखा है। अब एक ध्यान रखने वाली बात है, जो कोहेजनलेस सॉइल या सैंडी सॉइल है उससे हमेशा ड्राई ऑफ OMC पे ही कॉम्पैक्ट किया जाता है। ड्राई ऑफ OMC मतलब अगर आपकी किसी सॉइल की ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट 10% आया है, तो उससे थोड़ा कम, यानी कि मान लीजिए 9% पे ही फील्ड के अंदर कॉम्पैक्शन किया जाएगा। इसी तरह से अगर आपकी सॉइल क्ले नेचर की है, तो उसमें कॉम्पैक्शन वेट ऑफ ऑप्टिमम का मॉइस्चर कंटेंट में होता है। यानी कि अगर 10% आपकी OMC आई थी, तो फील्ड के अंदर 11% पानी मिला के कॉम्पैक्शन करेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अलग अलग है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार सीधे क्वेश्चन पूछ ही ले गए हैं कि कोहेजनलेस सॉइल को किस OMC पे कॉम्पैक्ट किया गया है, तो आंसर है ड्राई ऑफ OMC पे। और नॉन कोहेसिव सॉइल को, सॉरी उल्टा बोल गया, कोहेजनलेस सॉइल को किस OMC पे कॉम्पैक्ट किया जाता है, तो आंसर है ड्राई ऑफ OMC पर। और कोहेसिव सॉइल यानी क्ले को वेट ऑफ OMC पर कॉम्पैक्ट किया जाता है। लेकिन प्रॉक्टर टेस्ट हैवी क्ले यानी जिनकी लिक्विड लिमिट बहुत ज़्यादा हाई है, प्लास्टिक लिमिट बहुत ज़्यादा हाई है, उसके लिए सुटेबल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो अपनी प्लास्टिसिटी के कारण बेटर रिजल्ट नहीं दे पाती। प्रॉक्टर टेस्ट से प्राप्त OMC जो हम कैलकुलेट करते हैं, ड्राई डेंसिटी करते हैं, उसका इस्तेमाल आगे जो चैप्टर में हम टेस्ट पढ़ेंगे, जैसे शेयर टेस्ट है, परमेबिलिटी का टेस्ट है, इन सबको आइडेंटिफाई करने के लिए ये OMC का पानी उनके अंदर इनिशियली मिलाया जाता है। या यूं कह सकते हैं कि अगर आपको शेयर स्ट्रेंथ टेस्ट करना है, परमेबिलिटी टेस्ट करना है, इसी प्रकार के कोई अन्य टेस्ट करने हैं, तो उसके पहले आपको उस सॉइल का ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट और ड्राई डेंसिटी पता होना बेहद आवश्यक है। इसीलिए कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फील्ड के अंदर भी रोड कंस्ट्रक्शन के टाइम पे भी उसकी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी और OMC का पता होना बेहद जरूरी है। अब इसी का थोड़ा एडवांस वर्जन आया, मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट। टेस्ट का प्रोसीजर वही था, फर्क ये हुआ कि इसमें वेट ऑफ हैमर जहाँ पे 2.5 किलो था, अब 4.5 किलो हो गया। हाइट ऑफ फॉर 18 इंच हो गई, पहले 12 इंच थी। वॉल्यूम वही था। अब यहाँ पे सॉइल 5 लेयर में भरी गई 25 लोस के साथ, पहले 3 लेयर में भरी जाती थी। फर्क इसलिए आया क्योंकि इसमें हम छोटे छोटे पेबल्स या छोटे पत्थर के टुकड़ों को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। अब फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं सॉइल के कॉम्पैक्शन को? नंबर 1 मॉइस्चर कंटेंट। अगर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा तो इनिशियली कॉम्पैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। इसी तरह से अगर मॉइस्चर कंटेंट हद से ज़्यादा हो जाए तो वो नुकसान ही पहुंचाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हायर मॉइस्चर कंटेंट कॉम्पैक्शन को बढ़ावा ही देता है। सॉइल का टाइप सैंड है तो इजीली कॉम्पैक्शन होगा, क्ले होगा तो डिफिकल्ट होगा।
थर्ड है कॉम्पेक्शन एफर्ट, आप कॉम्पेक्शन के लिए कितना एफर्ट लगा रहे हैं वो इसको बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। ये जो पार्ट है इफेक्ट ऑफ कॉम्पेक्शन ऑन प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉम्पेक्शन करने से कौन कौन से फर्क सॉइल के अंदर पड़ जाते हैं। नंबर 1 इज परमिएबिलिटी। दिखती सी बात है, सॉइल डेंस हो जाएगी तो उसके वॉइड्स का साइज कम हो जाएगा और उसमें से पानी फ्लो होने की एबिलिटी कम हो जाएगी, तो आपकी परमेबिलिटी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। नंबर 2 इज स्वेलिंग। स्वेलिंग, जब पानी एंटर ही नहीं करेगा तो सॉइल स्वेल होगी नहीं, इसलिए स्वेलिंग इंडेक्स भी इसका घट जाएगा। पोर वाटर प्रेशर, अगर ड्राई ऑफ ओएमसी में कर रहे हैं तो वो घट जाएगा, वेट ऑफ ओएमसी में कर रहे हैं तो वो बढ़ जाएगा। कंप्रेसिबिलिटी घट जाएगी, शियर स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो कुल मिला के बात की जाए, ज्यादातर में प्रॉपर्टीज घट रही है, एक शियर स्ट्रेंथ ही आपकी प्रॉपर्टी कॉम्पेक्शन से बढ़ रही है। तो इन 4-5 फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ये चीज डिसाइड की जाती है कि आपकी कॉम्पेक्शन कितना इंपॉर्टेंस रखता है सॉइल इंजीनियरिंग में। अब अभी तक हमने पढ़ा फील्ड लैब के अंदर कॉम्पेक्शन आइडेंटिफाई करना, क्योंकि सॉइल आपकी फील्ड के अंदर इस्तेमाल की जाती है, तो कॉम्पेक्शन ऑफ सॉइल फील्ड में कैसे किया जाता है ये समझना बहुत जरूरी है। फील्ड में ज्यादातर नॉन कोहेसिव सॉइल या सैंडी सॉइल के लिए कॉम्पेक्शन किया जाता है और इसके लिए विभिन्न प्रकार की टेक्निक्स जैसे वाइब्रेटर्स, रोलर्स और कई टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल किया जाता है। छोटे इलाकों में रैमर्स, जिसको हिंदी में थापी भी बोल देते हैं, लेडीज कई बार लेके सड़क पे लगी रहती हैं, बड़ी बड़ी रॉड लेके उसके नीचे एक प्लेट सी लगी रहती है, उसको रैमिंग बोलते हैं। बड़े इलाकों में कॉम्पेक्शन के लिए जब एरिया बहुत बड़ा हो, जैसे कोई सैंड ड्यून का एरिया हो, वहां पे कॉम्पेक्शन करना है, तो ऐसे एरिया में कई बार एक्सप्लोजिव्स का भी इस्तेमाल करते हैं। जगह जगह जमीन में गड्ढे बना के उसमें एक्सप्लोजिव या बम लगा के धमाका किया जाता है। उससे पैदा होने वाले वाइब्रेशन से सॉइल अपने आप ही कॉम्पैक्ट हो जाती है या अपने डेंसिटी को इंक्रीज कर लेती है। अधिकतर जगहों पर वाइब्रेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है और रोलर एक तरीके का मैकेनिकल वाइब्रेटर है। रोड रोलर हमने सबने अपनी लाइफ में कभी ना कभी देखे ही हैं। इनका इस्तेमाल बेसिकली सॉइल को कॉम्पैक्ट करने के लिए मैक्सिममली किया जाता है। अब जो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ टाइप है रोलर्स के, आप लोगों को बताने जा रहा हूँ और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं कि ये रोलर, ये टेक्नोलॉजी किस प्रकार की सॉइल के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 आता है रैमर और टेम्पर्स। बताया था मैंने थापी विधि से किसी भी हर तरह की सॉइल के लिए उपयुक्त है और हर किसी तरह की सॉइल के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ये ज़्यादातर उन इलाकों में की जाती है जहाँ पर रोलर चलाना पॉसिबल नहीं है, जैसे रिटेनिंग वॉल्स के पीछे, बेसमेंट वॉल में, ट्रेंच फाइल्स में। ट्रेंच यानी अगर कोई खदान की खुदाई करें या फिर कोई सुरंग बनाने के लिए खड्डा किया जाए तो वहाँ पर ज़्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्मूथ व्हील रोलर। ये जितने भी रोलर से आपको इनके नाम याद रखने हैं और ये किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी आपको बहुत ध्यान रखना है। स्मूथ व्हील रोलर क्रस्ड रॉक या ग्रेवल्स या सैंड या यूं कहें नॉन कोहेसिव सॉइल क्वालिटी या मटेरियल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल रोड कंस्ट्रक्शन में किया जाता है। जो रोड रोलर हम देखते हैं नेचुरली हमारे सड़क बनाते टाइम, वो स्मूथ व्हील रोलर ही होता है। नेक्स्ट आता है न्यूमेटिक टायर रोलर। न्यूमेटिक टायर रोलर टैंक के टायरों जैसा होता है। ये सैंड, ग्रेवल, सिल्ट, क्लेई सॉइल के लिए होता है, लेकिन ये यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल के लिए इंपॉर्टेंट अच्छा नहीं होता है। ये ज़्यादातर बेस, सब बेस, कॉम्पेक्शन ऑफ हाईवे, एयरफील्ड और अर्थ डैम में इस्तेमाल किया जाता है। शीप फुटेड रोलर, ये बहुत बार पूछा जाता है, इसको विशेष ध्यान रखना है। शीप फुटेड रोलर किस तरह की सॉइल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका आंसर है क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल के लिए स्लीप फुटेड रोलर इस्तेमाल किया जा सकता है और ये अर्थ डैम के कोर को, जो कि क्ले से बनता है, आगे कभी डिस्कस करेंगे कोर क्या होता है, बेसिकली क्ले से बना हुआ होता है,
इसके कंस्ट्रक्शन में शीप फुटेड रोलर्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी जो आपकी AN की RPSC ने एग्ज़ाम लिया था प्री का, उसमें सेम क्वेश्चन आया था, शीप फुटेड रोलर इज़ यूज्ड फॉर क्लेई सॉइल। न्यूमेटिक टायर्ड रोलर और शीप फुटेड रोलर से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, हमें इनको विशेष कर ध्यान रखना है, इन सब के नामों का कौन सा इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आता है वाइब्रेटरी रोलर, सैंड के लिए, स्टोरेज टैंक, ऑयल स्टोरेज टैंक, एम्बैंकमेंट के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। अभी तक आप लोगों को कॉम्पैक्शन से रिलेटेड जितनी जानकारी थी दे दी, और उम्मीद करेंगे आप लोग लेक्चर्स को डेफिनेटली देख रहे होंगे। और कॉम्पैक्शन में इतना ही था, आप लोग कंटिन्यूसली लेक्चर को देखिए और अच्छे से अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कीजिए। अगले लेक्चर में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू।